हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों की एक ही मांग है कि उनकी विभागीय परीक्षा लेकर उनको नियमित किया जाए। हर विभाग में अनुभव को वरीयता दी जाती है, लेकिन एक शिक्षा विभाग ये जहाँ पे अतिथि शिक्षकों को वरीयता नहीं दी जा रही, जबकि अनुभव है, योग्यता रखते हैं नियमित शिक्षक बनने की। तो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। शिवराज सरकार से अतिथि शिक्षक एक ही मांग करते हैं का इनका जल्द से जल्द नियमितीकरण किया है। जिस तरह से अन्य राज्य ने नियमितीकरण, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ठीक है, और राजस्थान ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के हित में नीति बनाकर उनका भविष्य सुरक्षित किया है और वेतन वृद्धि भी किया है। लेकिन एक मध्य प्रदेश सरकार है, ना तो वेतन वृद्धि कर रही है और ना अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित कर रही है। तो इनकी मांग है कि या तो इनको 12 माह का सेवाकाल दिया जाए, 62 वर्ष की आयु तक, जिस तरह से राजस्थान ने किया है, और छत्तीसगढ़ ने 62 वर्ष तक ना निकालने के आदेश दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और हरियाणा सरकार ने 25,000 रुपया वेतन कर दिया है अतिथि शिक्षकों को। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षकों की वेतन वृद्धि और नियमितीकरण हो जाए। इनने बोला अन्य राज्यों से, जिस तरह से अन्य राज्यों ने नियमितीकरण किया, इस तरह से मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए। ठीक है, पूरी विस्तार से मैं जानकारी दे रहा हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं, अपडेट मांगे। पूरा वीडियो जरूर देखें, क्या कहा जा रहा है अतिथि शिक्षकों के द्वारा सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर। ठीक है, वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। नए शिक्षक की ज्वाइनिंग हो गई है, कब से आप पढ़ा रही हैं? जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम सभी को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। मैं परासिया ब्लॉक के उमरेठ स्कूल में पंडित विशंबर नाथ में पदस्थ थी और अभी यहाँ पर दिसंबर माह में नवनियुक्ति पर मांडवे मैडम जी का आमंत्रण हुआ, तो उनके आने के उपरांत हमारी सेवा समाप्त कर दी गई, क्योंकि यह संचालनालय का आदेश है कि किसी भी स्थानांतरण शिक्षक या शिक्षिका अथवा नवनियुक्ति वाले शिक्षक-शिक्षिका के आने पर अतिथि शिक्षक की सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसी के अनुसार ये सभी के साथ हो रहा है और मैं भी इसी पीड़ा से व्यथित हूँ सर। तो कितने अभी कितने मैं साल दिसंबर पढ़ाया माह से आपने? मैं भी कितने साल सेवामुक्त हो चुकी हूँ। जी? सर कितने मैं साल पढ़ाया आपने? 2012 से 11 साल हो रहे हैं सर मेरी। मैं 2012 2012 से अतिथि शिक्षक जी। जी जी, कुछ तकनीकी समस्या। 2012 से उन्होंने पढ़ा और भी हमारे साथ साथी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यही बात कर रहे थे हम। नरेंद्र बुंदेला जी भी जुड़े हैं और भी हमारे साथ गुना से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। अशोक कुमार पुरोहित जी काफी देर से जुड़े हैं। अशोक जी, आप बताइए, आपने कितने साल पढ़ाया? कितनी उम्मीद थी? परिवार को कितनी उम्मीद थी? आपके मित्रों रिश्तेदारों को कितनी उम्मीद थी कि ऐसा नहीं, अब तो सरकार कम से कम अतिथि शिक्षकों को नियमित करेगी, आज नहीं तो कल करेगी। लेकिन अब जिस तरीके से नई ज्वाइनिंग हो रही है और अतिथि शिक्षकों की एक एक करके विदाई हो रही है, तब कैसा लगता है? सर, सबसे बड़ी बात कि आपने हमारी पीड़ा आती जो गरीब अतिथियों की पीड़ा उठाई, उसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर असली बात जी सर, अतिथि शिक्षक व्यवस्था 2006 से शुरू हुई और 14-15 साल हो गए सर अतिथि शिक्षण पढ़ाते पढ़ाते। लेकिन सर, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे जो अन्य राज्य है, जैसे कि हरियाणा भी भाजपा शासित राज्य है, वहां पर भी उनके भविष्य के लिए सुरक्षित नीति बना दी, उनको 58 साल तक स्थायी कर दिया। और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, वहां पर भी उनका भविष्य सुरक्षित कर दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, वो भी अन्य राज्यों की भांति हमारा भविष्य सुरक्षित कर सकती है, हमारे नियमितीकरण के लिए हमारा जो पद स्थायित कर सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जब अन्य राज्यों में हो सकता है तो मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए नियमितीकरण अतिथि शिक्षकों का। आप बताइए, आपकी अभी नई ज्वाइनिंग हो गई? नहीं सर, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे जो कितने साल से आप स्वयं कितने साल से पढ़ा रहे हैं? सर मेरे को 12-13 साल हो गए, अभी 13वां साल है। और कितनी तनख्वाह मिलती है? सर तनख्वाह तो बिल्कुल काटपीट होकर सर 5-7 हज़ार ही मिलती है बस, मात्र खाली। उसमें भी 7 हज़ार में से भी कट जाती है, तो 6, साढ़े पाँच की समथिंग सर। असल में एक बात बताऊं पवार साहब, ये हमारे देश में संभव हो सकता है, जहां पे सरकारी व्यवस्था, सरकारी तंत्र का जो फेलियर होता है, उसके चलते बेरोजगारों की इतनी लंबी, पढ़े लिखे बेरोजगारों को, सरकारों को पता है कि भारत में पढ़े लिखे बेरोजगारों की कोई कमी नहीं है। हमने व्यवस्था ही ऐसी दी है जो भारत में पढ़े लिखे बेरोजगार बेतहाशा मिलेंगे, बहुतायत में मिलेंगे। हम पटवारी की मॉड्स निकालेंगे, वहां पर एमटेक करा हुआ व्यक्ति भी पटवारी के लिए लाइन में आ जाएगा। हम 500 वार्ड्स निकालेंगे, 5 लाख और इससे ज्यादा लोग उसके लिए कतार में खड़े होंगे। ये जो कतार है ना, ये सबूत है। और यही कतार असल में सरकारों को हौसला देती है कि जब हमको जरूरत हो
हमारे तो हम गेस्ट टीचर के तौर पर रख लें, उसके बाद हम अभी इनकी जरूरत नहीं है तो इन्हें यहाँ से रवाना कर दें। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था ये जो हम हालात है जिस पर बात कर रहे हैं, हमारे तंत्र के बड़े फेल्यूर की तरफ भी हमें बताती है, इशारा करती है। और भी लोग हमारे साथ में लगातार जुड़े हैं पवार साहब, सभी से हमने बात की, सभी के मन की व्यथा और पूरे मध्य प्रदेश के जो अन्य तमाम जगहों पर बात की। हमने किसी संगठन से नहीं, हमने तो व्यक्तिगत बात की है तमाम अतिथि शिक्षकों से, उनकी पीड़ा को समझा है। पवार साहब, बिल्कुल चलते चलते मेरा आखिरी सवाल ये है, चुनाव का साल है, आंदोलन की अब आगे किस दिशा की तरफ जाता है? कहीं ना कहीं क्योंकि बड़ी तादाद है अतिथि शिक्षकों की। देखिए सिंगर जी, हम लोग 15 साल से पीड़ित हैं और सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और ना ही सुनने जा रही। इसलिए अब हमारा जो आगामी कार्यक्रम है, हम अपने स्तर पर सारा शेड्यूल बना रहे हैं। पूरे 52 जिलों का दौरा होगा। 52 जिलों में कैसा हमें सरकार की नीति, जो हमारे साथ शोषण हुआ, हमें कैसे जनता में बताना है, इसके लिए मैं पूरा शेड्यूल तैयार कर रहा हूँ। पूरे 52 जिला अध्यक्ष, पूरे 10 ब्लॉक अध्यक्ष, 10 संभाग अध्यक्ष और बाकी जितने भी हमारे 313 ब्लॉक अध्यक्ष और संकुल अध्यक्ष है, पूरी एक रूपरेखा बना रही है कि हमें हमारे साथ जो पीड़ा हुई है, जो हमारा शोषण हुआ है, उसको हम कैसे लेकर क्या बोलना चाहिए, जनता के सामने जाए। तो आप ये सोचिए कि हम एक सब पार्टी के समानांतर पैरेलल चलेंगे। हम लोग सभाएं करेंगे, हम लोग लोगों को बताएंगे कि हम लोगों के साथ वर्तमान सरकार ने 15 साल से ऐसा शोषण और हमारे साथ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो पूरी हमारी पटकथा लिखी जा रही है, पूरी ड्राफ्टिंग तैयार है और समय आने पर और हम सारे पत्ते आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहिए। बोल उमेश जी भी हमारे साथ जुड़े थे, अगर जुड़े हो तो हम चलते चलते उनसे बात कर ले। उमेश जी भी हमारे साथ जुड़े थे। अपने सहयोगी से कहूंगा कि उमेश जी भी, ज्ञानेंद्र सिंह जी से बात हो चुकी है, अशोक जी से, देशमुख जी से और भी जो लोग जुड़े थे उन्हें भी हम एक साथ ही हम लाए ताकि हम सबसे इजाजत ले सकें। हाँ सर, हम लोग माने जुड़े हुए हैं 52 जिलों के जितने भी कार्यकर्ता सबसे भाई चैनल। बिल्कुल। अनामिका जी हमारे साथ में भी जुड़ी है। अनामिका जी, आप बताइए, आप कहाँ कितने साल आपने पढ़ाया, क्या स्थिति है? सर मैं 2012 से हूँ और मेरी जगह पे भी अभी 4 अप्रैल से टीचर आ गए हैं परमानेंट। मैं वर्ग 1 में हूँ सर जी। लेकिन अब मुझे उसी दिन से बंद कर दिया गया कि नहीं, अब आपकी पेमेंट नहीं निकलेगी। बस सर, अब उसी दर्द से मैं भी गुजर रही हूँ सर। कितनी उम्मीद की सरकार से कि आज नहीं तो कल होगा? इतने सालों में इतनी उम्मीद तो होगी आपको की सरकार से? तो हम बहुत दिनों से लगाए हुए सर, पर सरकार सुने तब ना सर। हम लोग काफी उम्मीद लगा के बैठे हैं। अब इस उम्र में कहाँ जाए, किससे काम मांगे? आप दूसरी जगह अगर कहीं मांगने जाते हैं तो बोलते हैं मैडम आपसे नहीं बन पाएगा। अब जिस विभाग में कर रहे हैं वही अनुभव का नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर क्या दूसरे से कैसे उम्मीद करें हम लोग? जबकि अनुभव सबसे बड़ी चीज है सर। लेकिन एक शिक्षा विभाग एक ऐसा है जहाँ हमें अनुभव की कोई हमारी कदर नहीं है। नए टीचर्स आए हैं ना, वो बच्चों से उनका जुड़ाव है। और ऐसे टाइम पे चाहती सरकार तो हमारी 30 अप्रैल तक सेवा ले सकती थी, क्योंकि बच्चों को हमने पढ़ाया। मूल्यांकन में तो और 15 दिन की बात। तो ये तो बड़ा बेकार सा मुद्दा है सर कि कम से कम सरकार को थोड़ा सा तो रहम करना चाहिए। और अब ऐसा लगता है कि सर यही अहंकार ले डूबेगा सरकार को। अब तो यही दिख रहा है सर, क्योंकि अहंकार पतन का कारण होता है सर, और वो दिख रहा है। और उसके अलावा भी जी, शिक्षकों के साथ अगर अन्याय होता है तो वो कहीं पर भी, किसी भी सिस्टम में कहीं पर भी ठीक नहीं होता। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपकी जब भी जो भी स्थिति, हम उसके बहुत ईमानदारी के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हम पूरी बात रखने का अवसर भी बेबाकी के साथ देते हैं और पूरी कोशिश होती है पवार साहब कि आपकी बात ईमानदारी से पहुंच जाए। हम देखेंगे आप क्या आगे। जी पवार साहब। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप लोग ने हमारी आवाज को उठाई। स्वतः कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं, ये तो असल में फर्ज होता है, किसी भी मीडिया संस्थान को यही करना चाहिए। अब वो अलग बात होती है कि कुछ लोग, वर्तमान में ऐसा हो नहीं पा रहा है। हमारी पीड़ा को आज तक कोई नहीं समझ पाया। आप जैसे 1-2 लोग हैं जिन्होंने कि बिल्कुल हमारी पीड़ा को अंदर से समझा और हमारे लिए सामने आया। पूरे संगठन की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कायदे की बात यही है, असल में मीडिया का बुनियादी फर्ज यही होता है कि जो भी वंचित है, किसी भी सरकारी व्यवस्था से जो वंचित है, उसकी आवाज सरकार तक पहुंचाना। इसमें सरकार का भी भला है, इसमें विपक्ष का भी भला है, इसमें प्रजातंत्र का भला है और सबसे बड़ी बात इसमें वंचितों का भला है। तो यही भूमिका होनी चाहिए मीडिया की प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी के 4th पिलर में। लेकिन खैर, जो हो रहा है उसके बारे में कमेंट करने के बजाय मेरा जो फर्ज है मैं उसे अदा करता चलूं। बाकी किसी पे कमेंट करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पवार साहब और तमाम अतिथि शिक्षक। मध्य प्रदेश के कोने कोने, अनामिका जी की बात करें, हम ज्ञानेंद्र सिंह जी की बात करें, अशोक पुरोहित जी की बात करें, अनीता जी, देशमुख जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हम पे भरोसा किया अपनी बात रखने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भी आपसे वचन है कि आपकी बात को हम इसी बेबाकी के साथ
लगातार रखते रहेंगे, लगातार उठाते रहेंगे। केवल एक आप